हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का गोपालगंज शिक्षा विभाग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर रंजीत कुशवाहा। और जैसा कि हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पिछले क्लास में हम लोग का ख़त्म हो चुका है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुल 2 चैप्टर थे। तो दोनों में जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं बोर्ड के हिसाब से वो सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक समाप्त हो गया। अब आज से हम लोग जो है एक नया चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करेंगे। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, जैसे पिछले चैप्टर में जो हम स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहे थे। यानी ऐसा आवेश जो स्थिर हो, बिल्कुल स्टैटिक हो, तो उसके बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा। तो वो स्थिर आवेश के कारण फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, ठीक है, और फिर सिस्टम उसके कारण कैसे जनरेट होता है, सिस्टम की एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज को कैसे स्टोर करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से स्टडी किया है। लेकिन वही चार्ज अगर किसी कंडक्टिंग वायर से या किसी कंडक्टर से अगर फ्लो करे, ठीक है, वही चार्ज अगर किसी कंडक्टर से फ्लो करे, मूव करे, तो वो अब इलेक्ट्रिक करंट बन जाएगा, विद्युत धारा बन जाएगा। तो हमारा इस चैप्टर में जो है वो विद्युत धारा यानी मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो वहां स्टैटिक चार्ज बढ़े, अब यहाँ पे मूविंग चार्ज, अब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। तो करंट के से उससे रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड जो भी लॉ है, उन सारे लॉ को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है। और फिर इस मूविंग चार्ज के कारण और भी बहुत सारे फिनोमेना होते हैं, ठीक है ना, उस फिनोमेना को हम लोग नेक्स्ट इसके बाद वाले चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक मेटल्स के मतलब बेसिक्स कुछ जानकारी लेते हैं। ठीक है। जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है, उन सारे पदार्थों को उसकी चालकता के आधार पर, यानी आवेश का प्रभाव से हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके आधार पर जो है उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। एक पहला कंडक्टर्स, कंडक्टर्स यानी चालक। ठीक है। तो कंडक्टर्स यानी चालक। तो एक एक करके हम लोग सबको इसको डिस्क्राइब भी करेंगे। ठीक है ना। दूसरा हो गया इंसुलेटर्स या नॉन कंडक्टर्स भी इसको कहेंगे। इंसुलेटर्स यानी कुचालक, कुचालक या अचालक भी उसको कह सकते हैं। तीसरा सेमी कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स यानी इसको हम लोग कहेंगे अर्धचालक। ठीक है। ये तीसरा। और एक चौथा हो गया, ठीक है, चौथा हमारा सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर्स, इसको हम लोग कहेंगे अति चालक। ठीक है। तो अति चालक अभी रिसर्च का सब्जेक्ट है, अभी ये हमारे यूज में नहीं है, बट इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है। तो जितने भी पदार्थ है उसको चालकता के आधार पर, यानी चालकता मतलब कि उससे करंट का फ्लो हो सकता है, चार्ज का मूव हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसके आधार पर 4 भागों में बांटा एक चालक। ठीक है। तो सबसे पहला चालक का मतलब क्या हुआ? चालक वे पदार्थ होंगे जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। अब आप कहेंगे सर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो उसको भी थोड़ा सा एक जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो कि ये परमाणु हो गया, तो इस परमाणु यानी परमाणु के अंदर जो होता है एक और छोटा सा स्पेस होता है जिसको लोग नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये परमाणु हो गया और उसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर 2 मूल कण होते हैं, एक न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यानी उस परमाणु में जितने भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे वो इस न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। और इसके चारों ओर जो विभिन्न ऑर्बिट्स बने होते हैं, कक्षाएं जो बनी होती है, इसके चारों जो विभिन्न कक्षाएं बनी होती है, इन कक्षाओं में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस कक्षा में, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस कक्षा में। ठीक है ना। तो ऐसे वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है।
तो जो सबसे बाहर में जो, जैसे मान लो कि जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है, जैसे इन कक्षा में जैसे बहुत सारी कक्षाएं होती हैं, तो जो अंदर वाले कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के साथ जितना ही नजदीक है उतना ही उसका मजबूत बंधन है न्यूक्लियस के साथ, नाभिक के साथ, और उतना ही मजबूती से वो बंधा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम बाहर के कक्षाओं में आते हैं तो इलेक्ट्रॉन की उस नाभिक से दूरी अधिक होते होते जाने के कारण उसका नाभिक के साथ जो बंधन होता है वो थोड़ा कमजोर पड़ते जाता है, वीक होते जाता है। तो कमजोर पड़ते जाता है, तो अगर मान लो कि कहीं से भी अगर ऊर्जा इस परमाणु को मिलेगी, इन इलेक्ट्रॉनों को जाएगी, और ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके, उस ऊर्जा को पा करके, ये इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इस परमाणु से एस्केप कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे जो कि सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वही बाहर निकल पाएंगे। जो अंदर के कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, जो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड है यानी मजबूती से बंधे हुए, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो बाहरी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे बाहरी कक्षों में, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं और परमाणु को छोड़ देते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम लोग स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो अब जैसे मान लो कि कोई पदार्थ हो गया, कोई चालक हो गया, ठीक है, तो उस चालक में ऐसे स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही ज्यादा होती है एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर ही ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकल करके और फ्रीली मूव करते रहते हैं, उसके सरफेस पे ऐसे फ्रीली मूव करते रहते हैं। तो जिन पदार्थों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उन और उस कारण से वो विद्युत आवेश का चालन करते हैं, आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कराते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं चालक पदार्थ। यानी चालक पदार्थ वे होंगे जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाएगी, और जो विद्युत को प्रवाहित होने देंगे, या आवेश को ऐसे कहेंगे, जो आवेश को प्रवाहित होने देंगे अपने से होकर के, उसको हम लोग चालक पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर भी कह सकते हैं कि जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा मात्रा में है वो चालक कहे जाएंगे। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल ही नहीं है, ना के बराबर, नगण्य, ठीक है ना, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य है या बिल्कुल ही नहीं है, वैसे पदार्थ को हम लोग कुचालक कहेंगे। ठीक है, तो चालक में कौन कौन से पदार्थ आ जाएंगे? तो चालक में आपको आ जाएगा जैसे चांदी हो गया, ठीक है, सोना हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, ठीक है, लोहा हो जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। ये सब जो होते हैं वो आपको चालक में आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें भी देखो बहुत तरह के अलग अलग चालक है, किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी, किसी में फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी सी कम होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, बट क्या है कि किसी में ज्यादा किसी में कम, इसलिए अलग अलग तरह के चालक में भी कैटेगरी बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से कुचालक, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम, मतलब न के बराबर होगी। जैसे कि ये कुचालक हो जाएंगे, जैसे मान लो कि सूखी लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है ना, ये सब जो होते हैं वो कुचालक पदार्थ के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तीसरा है अर्धचालक। अर्धचालक का मतलब क्या हुआ? अर्धचालक वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, थोड़े से उसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे कमरे के ताप पर, ठीक है, और विद्युत का चालन करेंगे लेकिन बहुत ही कम करेंगे, मतलब नगण्य, मान लो कि उस करंट से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही जब उसका ताप बढ़ाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, या ताप उसका बढ़ता है, ठीक है, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। यानी ताप बढ़ने के साथ साथ उसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और उसकी चालकता भी बढ़ती जाती है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो फिर वो चालकता भी उसकी बढ़ेगी, और एक इस तरह से वो एक चालक की तरह काम करने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्धचालक जो होते हैं, इसकी जो गुण होती है वो चालक से थोड़ी सी कम और कुचालक से अधिक होती है, बीच की होती है, चालक और कुचालक के बीच की होती है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो कमरे के ताप पर इसका चालन बहुत ही कम होता है, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी होती है लेकिन कम होती है, लेकिन ताप बढ़ने के साथ साथ इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है और इसकी चालकता भी बढ़ती जाती है। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और आता है इसमें, देखो, अब जैसे हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे थे परमाणु के अंदर में कि ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके नाभिक के अंदर जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो फ्री मतलब पार्टिकल है, वो बाहर निकल गया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चार्ज को कैरी करता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखना है कि चालकों में जैसे चार्ज जो होता है, चार्ज, आवेश, तो आवेश को वहन करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वही चार्ज को कैरी करता है और मूव कराता है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। तो चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा कैरी किया जाता है, लेकिन इसके अलावा प्रोटॉन द्वारा भी चार्ज कैरी किया जाता है। चार्ज प्रोटॉन द्वारा भी कैरी किया जाता है और प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश पाया जाएगा, लेकिन प्रोटॉन पर वह जो आवेश होगा वो प्लस में होगा, धनात्मक होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर दोनों पर आवेश का परिमाण सेम होगा, बस प्रकृति अलग हो जाएगी। धन आवेश को जो है वो प्रोटॉन कैरी करता है और ऋण आवेश को इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। अब यहाँ पे आते हैं चालक में। तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन आवेश को कैरी करने वाला क्या है, तो चालक में आवेश को कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन है, यानी चालक में इलेक्ट्रॉन एक आवेश वाहक का काम करता है, वही चार्ज को कैरी करता है। ठीक है, कुचालक में इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम पाया जाता है, यानी आवेश वाहक कुचालक में भी वही होता है। बट अर्धचालक में दो तरह के आवेश वाहक होते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा सीन बदल जाएगा। अर्धचालक में दो तरह के आवेश वाहक होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है और साथ साथ होल्स होते हैं, छिद्र जिसको हम कहेंगे। तो आगे हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है 12th में लास्ट में, तो वहां पर इसको मतलब बढ़िया से अच्छे से इसको समझेंगे कि होल्स कहाँ से आते हैं, कैसे जनरेट होते हैं। बट आपको अभी बस ये ध्यान रखना है कि चालक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चालक कुचालक ऐसे में। लेकिन अर्धचालक में जो होते हैं वो दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स होता है और एक होल्स होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी उसमें चार्ज कैरियर के रूप में होते हैं और होल्स भी चार्ज कैरियर के रूप में होते हैं। तो होल्स लाइक बिहेव्स अ प्रोटॉन की तरह, यानी प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज होल्स पे भी होता है। ठीक है, तो वो भी एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह होल्स बिहेव करता है। तो वहां पर दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए चलते हैं सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या है, ये अभी बहुत ही नई चीज है, हालांकि उतनी भी नई नहीं है, बहुत दिनों से इस पर रिसर्च चल रहा है। तो अतिचालक पदार्थ इसको किसको कहेंगे, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं। अच्छा, इसमें अर्धचालक में हमारा जो एग्जांपल्स के रूप में आ जाएगा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ज्यादातर हम लोग सिलिकॉन और जर्मेनियम का अर्धचालक में हम लोग उपयोग करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ठीक है, और भी अर्धचालक बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम का सबसे ज्यादा हम लोग उपयोग करते हैं। चलिए फिर अतिचालक पर आते हैं। तो अतिचालक क्या होता है, अतिचालक वैसे पदार्थ है जिसको अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर के आसपास अगर ठंडा करें, ठीक है, 0 केल्विन टेम्परेचर जो कि -273.16, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। तो अगर माइनस में इतना डिग्री सेल्सियस पर अगर किसी पदार्थ को ठंडा किया जाए उसके आसपास, कोई जरूरी नहीं कितना जाए, उसके नियर अबाउट, ठीक है, तो अगर उसके आसपास, जिसको हम लोग 0 केल्विन कहते हैं, इसी को हम लोग 0 केल्विन कहेंगे। ठीक है, तो अगर 0 केल्विन के आसपास अगर उसको ठंडा किया जाए तो पाया जाता है कि उस पदार्थ के अंदर जो भी प्रतिरोधकता का गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, प्रतिरोधकता उसकी शून्य हो जाती है और उसकी चालकता जो होती है अनंत हो जाती है। ठीक है, यानी वहां पर ये माना जाता है कि ऐसे मतलब कंसिडर किया जाता है कि उसके जो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मिल करके क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपस में ऐसे बिल्कुल क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और बिना किसी एनर्जी लॉस के, जो भी एनर्जी या करंट जो भी हम पास करेंगे वो बिना एनर्जी लॉस के पूरा वो थॉरली उसे होकर के गुजरने लगेगा, कोई रेसिस्टेंस वर्क नहीं करेगा, कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे पदार्थ को हम लोग अति चालक कहते हैं। तो डेट मीन्स कि अति चालक का जो गुण है वो बहुत सारे पदार्थों में पाया जा सकता है, बट उसके लिए क्या है कि उसको बहुत ही लोअर टेम्परेचर पर ठंडा करेंगे तभी जाकर के अति चालक का गुण उसमें प्रदर्शित होगा। जैसे कि सबसे पहले के ओन्स नामक एक वैज्ञानिक ने पाया था मरकरी में, Hg मरकरी। ठीक है, तो मरकरी में उन्होंने पाया था कि अगर 4 केल्विन तक, 4 केल्विन पर अगर मरकरी को ठंडा किया जाए, 4 केल्विन के आसपास अगर ठंडा किया जाए तो मरकरी जो होता है अति चालक में बदल जाता है, यानी उसकी प्रतिरोधकता शून्य हो जाती है और उसकी चालकता अनंत हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसके बाद उसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किए और बहुत सारे पदार्थों पर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो कोई 4 केल्विन, कोई 8 केल्विन, जैसे टीन है वो 8 केल्विन के आसपास, या अदर तांबा है, तो सब में यह लगभग गुण पाया गया, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर वो अति चालक का गुण प्रदर्शित करता है। अगर अभी अभी ये बहुत सारा रिसर्च का सब्जेक्ट है, क्योंकि इतने लोअर टेम्परेचर, जैसे मान लो कि अगर मर्क्यूरी 4 केल्विन पर अगर अति चालक बन भी गया तो क्या 4 केल्विन पर कोई डिवाइस बनाना पॉसिबल है या उसको ऑपरेट करना पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है।
4 केल्विन पर कोई डिवाइस बनाकर हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये अभी मतलब बहुत दूर की चीज है, अभी इस पे रिसर्च चल रहा है। लगभग 150 या 180 केल्विन तक वैज्ञानिकों ने अभी तक अतिचालक खोज लिया है। आगे भविष्य में बहुत जल्द इसमें ऐसे भी अतिचालक आ जाएंगे जो कमरे के ताप पर हमको वर्किंग करते हुए मिलेंगे। तो उस समय बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी का एक बिल्कुल नया अध्याय ही हमको मिलेगा, जिसमें कि आप बिना एनर्जी लॉस का करंट का फ्लो होगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें वहां पर चेंज हो जाएंगी जब हमको अतिचालक कमरे के ताप पर काम करता हुआ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक आपका डिस्क्रिप्शन हुआ चालक, मतलब 4 प्रकार से पदार्थों को उसकी चालकता के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिए कि चालक में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही चार्ज कैरियर्स का काम करते हैं, और उसी के मूवमेंट होने से आवेश का मूवमेंट होता है, आवेश का चलन होता है, और आवेश के गमन करने से विद्युत धारा का निर्माण होता है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, विद्युत धारा के बारे में समझते हैं। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ठीक है। अब विद्युत धारा का मतलब क्या, सिंपली कोई भी अगर चीज प्रवाहित तो हो रही हो तो उसको हम धारा कहते हैं, करंट यानी उसका फ्लो है। जैसे मान लो कि कोई नली है या कोई ट्यूब है, उससे जल का प्रवाह हो रहा है तो उसको कहेंगे जल की धारा कहते हैं। नदी में जैसे जल प्रवाहित हो रहा है तो नदी में वाटर करंट, जल की धारा, वाटर करंट, ठीक है। उसी प्रकार से अगर कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर से अगर आवेश का प्रवाह हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे विद्युत धारा, ठीक है। तो जैसे जल का प्रवाह हो रहा है तो वाटर करंट, उसी तरह से आवेश का प्रवाह हो रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो अब ये प्रवाह कैसा होना चाहिए, अब दोनों जगह जैसे वहां पर जल का प्रवाह हो रहा है लेकिन यहाँ पर आवेश का प्रवाह हो रहा है, तो आवेश का प्रवाह के लिए हमको एक विशेष चीज की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा उसी में आवेश का प्रवाह होगा, क्योंकि आवेश को कैरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन जिसमें ज्यादा मात्रा में होगा वही आवेश को कैरी करेगा, और इस तरह से वहां पर उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ठीक है। तो आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। सिंपल सा कोई पूछे कि आप विद्युत धारा क्या है, तो कह सकते हैं कि आवेशों के सतत प्रवाह, ठीक है। किसी भी चालक से, मतलब आवेश का प्रवाह कोई चालक से ही होगा, तो किसी चालक से आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहेंगे, ठीक है। तो ये विद्युत धारा का निर्माण ऐसे होगा। लेकिन अब पूछा जाए कि ठीक है विद्युत धारा तो उससे निर्माण, लेकिन विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, किसे उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, कितनी विद्युत धारा उससे प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो विद्युत धारा को प्रवाहित करने का, फिर उसको मेजरमेंट करने का, मापने का तरीका क्या होगा। तो अब मापने के तरीके के हिसाब से अब उसको लोग डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक तार से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है, किसी भी चालक तार से, जैसे आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन मापन कैसे करेंगे, तो किसी चालक तार से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी से हम लोग विद्युत धारा का मापन करते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि चालक तार से, यहाँ पर चालक से आवेश के प्रवाह की दर, ठीक है, किसी चालक से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या उसी से हम लोग विद्युत धारा का मेजरमेंट करते हैं। तो अगर अगर सपोज करो कि आवेश के प्रवाह की दर निकालनी है, दर कैसे निकलेगा, तो टाइम के रिस्पेक्ट में, कि एकांक समय में कितना आवेश का प्रवाह होगा। तो किसी चालक तार से एकांक समय में जितना भी आवेश का प्रवाह होगा भाई उसकी विद्युत धारा कही जाएगी, ठीक है। तो अगर अगर सपोज कर लो, अब विद्युत धारा अगर जैसे आवेश जो है क्यू आवेश प्रवाहित होता है टी सेकंड में, किसी भी चालक तार से टी समय में क्यू आवेश का प्रवाह हो रहा है, ठीक है। तो उससे विद्युत धारा हो जाएगी आई बराबर क्यू बटे टी, यानी क्यू में टी से डिवाइड कर देंगे तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा निकल जाएगी, और वही आवेश की मात्रा जो होगी वो विद्युत धारा कही जाएगी, यानी आई बराबर क्यू बटे टी, ठीक है। क्लियर है। तो विद्युत धारा की परिभाषा मोटा मोटी कैसे देंगे, तो आप किसी भी चालक तार से आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और अगर उसको माप पूछा जाए तो एकांक समय में आप किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा से विद्युत धारा की माप करते हैं। अथवा दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, किसी किसी चालक तार से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, किसी चालक तार से आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि मान लो किसी चालक तार से टी समय में क्यू आवेश का प्रवाह हो रहा है,
तो विद्युत धारा I बराबर Q बटे T, यानी विद्युत धारा बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आवेश बटे समय। आवेश बटे समय से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए फॉर्मूला हो गया I बराबर Q बाई टी। और अगर हम लोग Q का मान निकालें तो ये हो जाएगा Q बराबर आवेश बराबर विद्युत धारा गुने समय, यानी Q बराबर I गुने T। ठीक है, तो Q बराबर I गुने T से हम लोग आवेश को भी माप सकते हैं कि अगर इतना धारा इतने समय के लिए प्रवाहित हुआ तो कितना आवेश का प्रवाह हुआ, वो चीज हम Q बराबर I इंटू टी से ज्ञात कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर पीछे क्लासों में पढ़ चुके हैं क्वांटाइजेशन लॉ में, कि Q बराबर होता है N इंटू ई। पीछे क्लासों में इसको पढ़ चुके हैं, क्वांटाइजेशन लॉ कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। तो वहां पर हम लोग पढ़े थे कि आवेश क्वांटमीकृत होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश के पूर्णांकी गुणज होते हैं। ठीक है, तो Q बराबर N इंटू ई। तो अगर हम इस फॉर्मूले का उपयोग करें विद्युत धारा के इस फॉर्मूला में कि I बराबर Q बटे T, और Q के जगह पर हम लोग लिख ले N ई बटे T, तो यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी निकाल सकते हैं कि अगर n का मान निकालें तो ये हो जाएगा I इंटू टी बटे ई। इससे क्या मिलेगा, अगर ये कहा जाए कि किसी चालक तार से इतना एम्पियर की विद्युत धारा जो है वो 2 सेकंड के लिए, ऐसे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए प्रवाहित हुई, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रवाहित हुआ, यानी उस चालक तार से कितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, उसका मान अगर निकालना हो तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन जो गया वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, तो उसका मान हम n इजिकल टू आई टी अपन ई से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब आइए इसके हम लोग थोड़ा सा यूनिट और डायमेंशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो विद्युत धारा जो है एक मूल राशि है, ठीक है ना, तो मूल राशि है तो ऐसे इसका यूनिट जो है वो क्लियर है कि मूल राशि है तो इसका मूल मात्रक भी होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है वो एम्पियर हो जाता है। लेकिन अगर हम इस डिफिनीशन के हिसाब से देखें, तो डिफिनीशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो आवेश को हम कूलम में मापें तो इसका हम लोग लिख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ आई। ठीक है, तो विद्युत धारा ये आवेश को अगर हम लोग कूलम में और समय को सेकंड में, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब प्रति सेकंड, और इसी कूलम्ब प्रति सेकंड को हम लोग एम्पियर कहेंगे, एम्पियर। ठीक है, कूलम्ब सेकंड को एम्पियर कहेंगे, दैट मीन्स कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब प्रति सेकंड। अब ये भी डिफाइन करने के लिए आता है कि एक कूलम्ब विद्युत धारा को परिभाषित, सॉरी 1 एम्पियर विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ऐसे इसका एक डिफिनीशन आगे भी हमको पढ़ने के लिए मिलेगा मैग्नेटिज्म में, जो एसआई डिफिनीशन है, लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 1 एम्पियर बराबर क्या आया, 1 कूलम्ब प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह हो रहा हो, ठीक है, यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह हो रहा हो, तो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कही जाएगी। क्लियर है, यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश का प्रवाह हो रहा हो तो उस चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर कही जाएगी। तो 1 एम्पियर को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो विद्युत धारा के कुछ, जैसे मान लो ये एम्पियर हो गया, तो इसके कुछ छोटे मात्रक और बड़े मात्रक भी हम उपयोग में लाते हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, तो 10 टू द पावर -3 एम्पियर को हम लोग 1 मिली एम्पियर कहते हैं। तो ये भी ज्यादातर यूज में आता है। और जो हमारा सर्किट वगैरह होता है, तो छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे कि मोबाइल का हो गया या जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, उसमें प्रायः मिली एम्पियर के ऑर्डर का ही करंट फ्लो करता है, ज़्यादा हैवी करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, जो घरों में जो हमारा करंट फ्लो करता है, वो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, वो लोड के हिसाब से वो रहता है। ठीक है, तो इस तरह से। और अगर इसका एक और यूनिट है माइक्रो एम्पियर, ठीक है, तो ये लिखते हैं 10 टू द पावर -6 एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर करंट का मतलब उसका यूज बहुत कम है, क्योंकि उसमें एनर्जी बहुत ही कम होती है, तो उसका वो नेग्लिजिबल टाइप का होता है करंट। लेकिन 1 मिली एम्पियर जो होता है नेग्लिजिबल नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। 1 मिली एम्पियर बराबर 10 टू द पावर -3 एम्पियर। माइक्रो एम्पियर भी याद रखिएगा, 10 टू द पावर -6 एम्पियर को माइक्रो एम्पियर करंट कहते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन हुआ, फॉर्मूला। यहाँ से देखो एक हम ये बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना हो कि कितना करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है कितने समय के लिए, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो ये चीजें जैसे कि पीछे क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एक कूलम्ब आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, कि एक कूलम्ब आवेश के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग एक बार निकाले थे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये एक कूलम्ब के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। ठीक है, एक कूलम्ब आवेश का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो करेंगे तो एक कूलम्ब मतलब चार्ज का मत माना जाए कि इतना एक कूलम्ब चार्ज वहां से फ्लो किया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि विद्युत धारा, हाँ एक चीज और है इसमें, एक और हम लोग इसमें एक और फॉर्मूला यहाँ पर हम ऐड करेंगे कि जैसे हम लोग आई इज इक्वल टू पढ़े, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है ना, आवेश बटे समय। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है और ये टाइम, कि इतने टाइम में इतना चार्ज फ्लो किया, तो हमने ये फॉर्मूला दे दिया आई बराबर क्यू बाई टी। अब ये भी हो सकता है कि किसी भी वायर से जो चार्ज अगर फ्लो कर रहा है वो टाइम का फंक्शन के रूप में, यानी कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, एक फंक्शन के रूप में, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, कभी इस तरह से वो फ्लो कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि वहां पर जो है चार्ज जो है क्यू, वो फंक्शन ऑफ टी है, यानी टी के फंक्शन के रूप में फ्लो कर रहा है, टी के साथ वो बढ़ रहा है घट रहा है, एक फंक्शन के साथ वो मतलब मूव कर रहा है, ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो वैसी स्थिति में अगर करंट निकालना हो तो आई इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा थोड़ा सा डिफरेंशियल फॉर्म है, डी क्यू अपॉन डी टी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मान निकालेंगे, डिफरेंशिएशन मेथड का यूज करके निकालेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो टाइम का फंक्शन हो गया, तो जब टाइम का फंक्शन हो गया, एक डिपेंडिंग फंक्शन के रूप में वो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उस स्थिति में आई बराबर डी क्यू अपन डी टी का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का मान निकालेंगे। ठीक है, वहां बस यही ध्यान रखना है कि क्यू जो है वो टाइम का फंक्शन दिया होगा, तो फिर डिफ्रेंशिएट करके और तब हम निकालेंगे, और उसमें फिर गिवन टाइम पर आप करंट का मान निकाल सकते हैं, किस टाइम पर कितना करंट होगा। ठीक है, तो वो चीज आप कर सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पर निकलता है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट चलो करंट का टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रकार। तो विद्युत धारा देखो दो प्रकार की होती है, एक हो गया दो प्रकार की विद्युत धारा, एक डायरेक्ट करंट जिसको हम लोग डीसी कहते हैं, डीसी। ठीक है, इसका सोर्स क्या हो जाएगा मुख्य रूप से, सोर्स। तो डायरेक्ट करंट क्या हो गया, डीसी डायरेक्ट करंट। या ऐसे कहें कि उसको भाग में अगर दो भाग में बांटे हम इलेक्ट्रिक करंट को, तो ऐसे कह सकते हैं कि स्टेडी करंट और एक वेरिएबल करंट। स्टेडी मतलब कि बिल्कुल स्थिर, ठीक है, और एक वेरिएबल जो परिवर्तनशील हो, दो प्रकार से। तो एसटीडी का ये पार्ट हो जाएगा हमारा, एसटीडी जो होगा वही करंट हो जाएगा डायरेक्ट करंट। डीसी करंट, डीसी करंट मतलब कि जो बैटरी से जो धारा ली जाती है, जैसे सेल से, जैसे टॉर्च में आप सेल यूज करते हैं, ठीक है, रेडियो में आप यूज करते हैं, ठीक है ना, घड़ी में आप यूज करते हैं। तो ये सब जो सेल है, तो इससे जो धारा ली जाती है वो डीसी करंट है, डायरेक्ट करंट है। या बड़े बड़े भी जो सेल बनाए जाते हैं, जैसे इन्वर्टर के साथ जो आप बैटरी लगाते हैं, ठीक है, उससे भी जो करंट लेते हैं, वो भी जो होता है वो डीसी करंट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सोलर सेल से, सोलर पैनल से भी जो करंट आता है वो भी डीसी करंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डीसी करंट जो होता है वह करंट है जो समय के साथ स्थिर बना रहता है, समय के साथ कांस्टेंट रहता है, उसके मान में उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी वह विद्युत धारा जिसमें जिसके परिमाण में, दिशा में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे करंट को हम लोग डीसी करंट, डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक है, यानी दिष्ट धारा हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अगर दिष्ट धारा को अगर हम लोग ग्राफ के रूप में दिखाएं, तो ग्राफ के रूप में इसको ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। इस पे हम लोग करंट ले लें और इस पे अगर हम लोग टाइम ले लें, तो डीसी करंट का ग्राफ जो होगा वो ऐसे जाएगा, यानी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ठीक है ना, यानी समय अक्ष के समानांतर ऐसे करंट होगा, तो ऐसे करंट को हम लोग डीसी करंट, डायरेक्ट करंट कहेंगे, जहां पर समय के साथ उसके परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सोर्सेस क्या हो जाएंगे, वही हो गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, ठीक है, सोलर पैनल हो गया, ठीक है, या डीसी डायनेमो हो गया। तो इस सब से जो करंट आएगा वो डायरेक्ट करंट हो जाएगा। दूसरा करंट हो जो हो गया अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, या ऐसे कहें कि वेरिएबल करंट,
तो वेरिएबल करंट यानी जिसका मान जो होगा वो समय के साथ परिवर्तित हो, वैसे करंट को हम लोग मतलब वेरिएबल करंट कहेंगे। और वेरिएबल करंट का एक पार्ट हो गया ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट, यानी शॉर्ट में इसको एसी कहते हैं। तो जो भी हम लोग घरों में जो हमारे घरों में जो बिजली आती है, जो ट्रांसफार्मर से या बाहरी पोल से जो होकर के करंट जो हमारे घरों में आती है, वो सब एसी होता है, अल्टरनेटिंग करंट ही होता है। ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट का क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ये वह विद्युत धारा है जिसका परिमाण जो होता है कंटिन्यूअसली चेंज हो, परिमाण निरंतर रूप से कंटिन्यूअसली चेंज हो। ठीक है। और डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज हो। पीरियोडिकली मतलब कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद अगर उसका डायरेक्शन चेंज हो, तो ऐसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। और अगर इसको हम लोग ग्राफ के रूप में देखें, तो ग्राफ देखो ऐसे इसका बनाते हैं हम लोग, साइन ग्राफ की तरह होता है। जैसे अगर आप कभी साइन का ग्राफ खींचे होंगे, तो साइन का ग्राफ जो होता है वही अल्टरनेटिंग करंट का भी ग्राफ होता है। जैसे इस पे आप करंट ले लिए, ठीक है, पर नीचे, और ये हो गया हमारा इस पर टाइम एक्सिस। ठीक है। तो ये ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ग्राफ चलेगा। तो इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पर जीरो से शुरू हुआ, तो जीरो से शुरू हुआ तो देखो करंट बिल्कुल कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मैक्सिमम हो गया, तो डेट मीन्स कि यहाँ पर मैक्सिमम करंट मिला हमको। ठीक है, आई नेट मैक्सिमम प्लस में। ठीक है। फिर उसके बाद से घटते घटते क्या हो गया, यहाँ पर फिर जीरो हो गया, तो ये जीरो हो गया T/2 टाइम पे। ठीक है, जीरो से शुरू हुआ, T/2 टाइम पे जीरो हो गया। फिर इसके बाद से क्या हुआ, ये फिर कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और फिर इसका डायरेक्शन बदल गया, यहाँ से पहले पॉजिटिव था, अब ये नीचे इस डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन में आ गया। तो फिर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, यानी यहाँ पर फिर हमको I0 मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू, बट ये माइनस में मिलेगा। और फिर उसके बाद से फिर बढ़ते बढ़ते फिर ये जीरो हो जाएगा, टी टाइम पे जीरो हो गया। ठीक है। तो एक साइकिल इसका टी, यानी जीरो से लेकर के टी तक इसका एक साइकिल कंप्लीट माना जाता है। ठीक है। तो ये बिल्कुल साइन ग्राफ की तरह होता है। इसमें करंट का जो है मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन जो है एक निश्चित टाइम इंटरवल के बाद, जैसे देखो जीरो से T/2 तक पॉजिटिव रहा, T/2 से टी तक निगेटिव रहा, फिर टी से फिर नेक्स्ट T/2 तक, ये फिर T/2 तक, तो वहां पर फिर जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, फिर उसके बाद से निगेटिव होगा। तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उसका जो डायरेक्शन है वो बदल जाता है। ठीक है। और मैग्नीट्यूड जो होता है, परिमाण जो होता है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो ऐसे विद्युत धारा को हम लोग कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो दो तरह की विद्युत धारा हो गई, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट, और अल्टरनेटिंग करंट। और दोनों करंट के हम लोग यूज करते हैं घरों में, जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और ये जो छोटे छोटे सर्किट्स में जैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी जो है वो डीसी करंट हो गया। ठीक है, यहाँ तक कि रेडियो में हो गया, मोबाइल में हो गया, सब में डायरेक्ट करंट ही यूज होता है। ठीक है। तो इस तरह से डीसी करंट का हम लोग भी भरपूर उपयोग करते हैं। तो अब इसके अब आगे चलेंगे लोग, तो इसमें अलग अलग, जैसे अल्टरनेटिंग करंट का एक अलग हमको चैप्टर ही पढ़ना है, जैसे पूरा अल्टरनेटिंग करंट और उसके सर्किट्स के बारे में हमको पूरा स्टडी करना है, एक दो चैप्टर बाद आपको मिलेगा। ठीक है। डायरेक्ट करंट भी हम लोग पूरा यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है जो डायरेक्ट करंट के साथ अल्टरनेटिंग करंट के साथ दोनों के साथ वो सेम चीजें लागू होती है, जैसे रेसिस्टेंस वगैरह होता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो सबके लिए लागू होगा। ठीक है। तो ये दो प्रकार की करंट हो गई। अब आइए चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये जो करंट का जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि डायरेक्शन या कन्वेंशनल डायरेक्शन कहेंगे उसको, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा की कन्वेंशनल दिशा। ठीक है, यानी कन्वेंशनल मतलब अपनी समझ के लिए दिशा बनाई गई है। जैसे कि अब सपोज करो कि अभी हम लोगों ने बात पढ़ा कि जैसे एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से, यानी चार्ज कैरियर के फ्लो होने से धारा का निर्माण होता है। चार्ज कैरियर इस कंडक्टर से होकर के फ्लो होता है। जैसे अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है इस दिशा में, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इस दिशा में मूव कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के मूव करने से जो होता है वो धारा का निर्माण होता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वही धारा की दिशा होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा के ठीक विपरीत दिशा में धारा की दिशा को माना जाता है। यानी विद्युत धारा की जो दिशा होगी वह इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के विपरीत दिशा में होगी। यानी जैसे मान लो कि एक हम सिंपल सा एक सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अम, एक ये वॉल्व हो गया,
एक सेल हो गया, एक यहाँ पे हम स्विच लगा देते हैं, इसके साथ हम यहाँ पे एक आमीटर भी जोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये सब चीज आप लोग 10th क्लास वगैरह में सिंपल सर्किट बनाना आप लोग सीखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जैसे मान लो कि यहाँ पे सर्किट ये स्विच ऑन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे करंट का जो है वो फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव सेल का पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव हो गया करंट, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो निगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन सर्किट में ऐसे फ्लो करेगा, निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट, करंट जो होगा वो ऐसे फ्लो करेगा, यानी करंट का डायरेक्शन हम ऐसे मानेंगे। अब कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही करंट बनता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को ही हम लोग करंट का डायरेक्शन नहीं मानते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग करंट का डायरेक्शन लेते हैं। ऐसा इसलिए है कि यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव मतलब कि लोअर पोटेंशियल और पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखो कोई भी चीज प्रकृति में नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाती है, कोई भी चीज प्रकृति में क्या ऊपर से नीचे की तरफ आती है, हायर टू लोअर, ऊपर से नीचे, ठीक ऐसे आती है। तो अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन को अगर करंट का डायरेक्शन मानते तो हर जगह हमको करंट के लिए साथ साथ माइनस साइन का उपयोग करना पड़ता, ताकि ये पता चल सके कि वो लोअर टू हायर जा रहा है, ठीक है। तो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो हमको करंट के साथ हमेशा माइनस साइन का उपयोग करना पड़ता है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि इसको हम लोग माइनस साइन ना लगाना पड़े, इसलिए यहाँ पर करंट के डायरेक्शन को यहाँ पर अपोजिट कर दिया गया, हायर टू लोअर कर दिया गया, जो बिल्कुल नेचर के लॉ के संगत है। और इस प्रकार से ये करंट का डायरेक्शन मतलब जो है वो माइनस आई से आई में कन्वर्ट हो गया, और उसका डायरेक्शन जो हो गया उसके अपोजिट ऐसे मान लिया गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसे कन्वेंशनल रूप से हम लोग पॉजिटिव टू निगेटिव लेते हैं, जबकि वास्तव में इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, ठीक है। यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ये थोड़ा सा प्राइमरी या बहुत बेसिक चीजें हमने आपको बताया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी अब कंडक्टर के अब उसके बिल्कुल अंदर जाकर के कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, ठीक है। अगर कंडक्टर के अंदर कोई विद्युतीय क्षेत्र नहीं हो तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कैसे क्या करता है, ठीक है, जिगजैग कैसे मोशन करता है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है, उन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। करंट का कैसे कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कैसे निर्माण होता है, तो इन सब चीज़ों को बहुत डीपली हम लोग जा करके उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन का इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक ही रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में सब सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।